मधुर जो तैयारी की है उसको प्रस्तुत करें। और सबसे पहले मैं BSN 3 के हमारे विद्यार्थिनी मीना बेन को आमंत्रित करता हूं और वो अपने जो तैयारी की उस विषय को लेकर प्रस्तुत हो। आप आपका माइक्रोफोन ऑफ है वो ऑन कर लीजिए और आप बोलिए मीना बेन। पहले तो आप सबको इस हिंदी विभाग की विद्यार्थिनी का नमस्कार। सॉरी सर, कोई कारण सर सब लोग मैंने सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं सर। ओके। ना कोई अरमान रखती हूँ, ना कोई फरमान करती हूँ। तहजीब से सुनो तो सुनने वालों का दिलो जान से सम्मान करती हूँ। और आज मैं इस वेबिनार में हमारे भारत के महान संत और आध्यात्मिक कवि कबीर दास के परिचय देकर उनके जो प्रसिद्ध दोहे हैं उनमें से एक दो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। तो मध्यकालीन संतों के वाणी के खजाने में से चुनिंदा हीरे मोती जो तन की नहीं मन और जीवन की शोभा और सार्थकता बढ़ाते थे। कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के सर्वप्रथम प्रमुख एक महान संत समाज सुधारक कवि है। कबीर को संत संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कबीर का जन्म सॉरी सर, वो वातावरण ऐसा है कि सब कोई लोग दिक्कत नहीं, आप आराम से बोलिए, बस आपको ही सब लोग सुन रहे हैं इसलिए चिंता मत करो, नॉन स्टॉप बोलते जाओ। ओके सर। कबीर का जन्म विक्रम संवत 1455 अर्थात 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। उनके प्रमुख शिष्य धर्मदास थे। कबीर अशिक्षित वे ज्ञान और अनुभव से समृद्ध थे। कबीर के विषय में कहा जाता है, मसी कागज छुओ नहीं कलम गई नहीं हाथ। मसी कागज छुओ नहीं कलम गई न हाथ, अर्थात कबीर ने स्याही और कागज को छुआ तक नहीं और कलम को अपने हाथ में नहीं ली। संत गुरु रामानंद जी की कृपा से कबीर को आत्मज्ञान तथा प्रभु भक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ। और अब मैं कबीर के दोहे के बारे में बात करना चाहूंगी। तो अब मैं बताना चाहूंगी कि कबीर की वाणी के अनमोल दोहे अनमोल इसलिए है कि उनकी दो पंक्तियों में लाइफ मैनेजमेंट के बड़े बड़े सेमिनार सिमटी नजर आती है। और मजा ये है कि इतनी सरल से दिले और दिमाग में उतर जाते हैं और अगर जिंदगी में उसकी खुशबू आए तो समझ लेना कि हमारे सही मार्ग पकड़ लिया। तो अब मैं आपके सामने कबीर जी के दोहे को प्रस्तुत करना चाहूंगी। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया ना कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया ना कोई। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया ना कोई। कबीर जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए पर सभी विद्वान न हो सके। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। कबीर जी मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार केवल ढाई अक्षर ही अच्छी तरह से पढ़ ले अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। और वो सच्चा ज्ञान तभी आता है जब हम इस एहसास के साथ जी पाए कि जर्रे जर्रे में उसी का नूर है।
हम फर्क नहीं करते, हम फास्ट नहीं करते, हम फर्क नहीं करते, हम फास्ट ही नहीं करते, हम मंदिर नहीं जाते, हम मस्जिद भी नहीं जाते। जो सामने दिखता है उसी में उसका नूर दिखते है। और जब प्रेम, करुणा ऐसी व्यापक फैलती है तभी वो समझ। हम सात देही तोड़ सारे सांसें, सारी वेद पुराण रचाए सब देहरे में यही कह रहे हैं, लेकिन उन्हें पढ़ने का मतलब नहीं है, उन्हें आत्मसात करने का मतलब है। लेकिन हम तो पढ़ लेते हैं, गले में चीजें आती जाती है, न दिल तक जाती है न दिमाग तक जाती है, और हम उन्हीं की उल्टियां करते रहते हैं। तो मैं कबीर जी का दूसरा दोहा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। जिन खोजा तीन पाइया गहरे पानी पेट, जिन खोजा तीन पाइया गहरे पानी पेट, मैं बपूरा बुटंदरा रहा किनारे बेट। जिन खोजा तीन पाइया गहरे पानी पेट, जो प्रयत्न करते हैं, कबीर जी कहते हैं जो प्रयत्न करते हैं वो कुछ वैसे ही पा ही लेते हैं, जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और पूछ लेकर आता है। मैं बपूरा बुटंदरा रहा किनारे बेट, कबीर जी कहते हैं लेकिन कुछ लोग बेचारे ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रहते और कुछ न कर पाते। कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो जोखम है वो वही है कि जोखम न उठाना, और जिनमें प्यास है, जिनमें तड़प है, वो खोज ही डालते हैं। जिन खोजा तीन पाया, जिन्होंने खोजने की ठान ली है वो बैठते नहीं है, वो उतर जाते हैं, वो दाव पे लगाते हैं खुद को। और जो किनारे पर बैठते रहते हैं, जो डूब जाते हैं वो डूब कर भीतर जाते हैं, और ये बचकर भी डूब जाते हैं, जिंदगी को तरबोड़ कर देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कहीं बार कुछ लोग जरा सी जिंदगी से, जरा से अपने प्रयासों से अमर हो जाते हैं, और कुछ लोग 120 साल, इस लोग इस 120 तक की उम्र पाने के बावजूद भी यूं ही वक्त गुजार कर निकल जाते हैं। तो मैं यहाँ अपना टाइम आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगी कि विराम लूं। तो चाह ईश्वर अल्लाह रब खुदा का नाम लेती हूँ, चाह ईश्वर अल्लाह रब खुदा का नाम लेती हूँ, मगर दिलों में अमन को अपनी आवाम कहती हूँ। मेरी इन नसीहतों को मैं भी जीवन में उतारूंगी, मेरी इन नसीहतों को मैं भी जीवन में उतारूंगी, इसी वादे के साथ अपने वाणी को आराम देती हूँ। तो सर, थैंक यू मुझे सुनने के लिए सब। बहुत खूब मीना, बहुत अच्छे बोले आप कबीर को लेकर, क्योंकि कबीर संत के रूप में है और कबीर को हम कोर्स में पढ़ भी रहे हैं, और आपने बहुत अच्छी तरह से उसको न्याय संगत पदों में परिचय दिया। बहुत खुशी हुई। आगे मैं सर, सेम 5 के मैं आप आगे प्रोग्राम बढ़ाए उसी पहले मैं कुछ बताना चाहूंगी लिए कि मुझे खुशी है इस बात की कि मेरा विषय हिंदी विभाग में है, और मुझे खुशी इस बात की है कि हमें ऐसे अध्यापक मिले हैं जो हमें प्रोत्साहित करते हैं, हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देते रहते हैं कि जो हमें थोड़ी सी छोटी सी भाषा में सही, लेकिन हमें इतनी सारी बातें कर देते हैं कि हमें हमारे दिमाग में उतर जाती है। जो सर मैं आपकी बात कर रही हूँ, तो आपको मैं अभिनंदन करती हूँ कि आप हमारे शिक्षक हैं, हमारे गुरुजी हैं, जो कहूँ सब आप है।
थैंक यू, धन्यवाद। और खुशी है मीना कि आपने बहुत अच्छी तरह से बोला। मैं स्वागत करता हूँ हमारे प्रोफेसर मोनाबिन पटेल जी का। मैं स्वागत करता हूँ नीलेश मेकवान सर का। डॉक्टर नीलेश मेकवान जी, आप पधारे हैं। और मैं एक स्टूडेंट्स के बाद आपको आशीर्वचन के लिए बुला रहा हूँ। तो मैं अब बुलाना चाहता हूँ सेम 5 के अमित प्रजापति अमित को, जो अपनी बात रखने के लिए तैयार है। अमित प्रजापति, आप आइए और आपके विचारों को हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। सब मजे में होंगे सर। शुरू कीजिए, आप सबको आवाज आ रही है। ओके सर। भारत के हर एक कोने को आपस में जो साथ मिलाए, संपर्क सूत्र का काम करे जो, वो भाषा हिंदी कहलाए। मैं आप सभी को हिंदी के पवित्र पखवाड़े के कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूँ। मैं श्रीमती आर.डी. BSN 5 का विद्यार्थी प्रजापति की महत्वता के बारे में एक कविता सुनाऊंगा। जन्म हुआ मानवता का, हाँ यही तो वह स्थान है। दी सीख जिन्होंने धर्म के हमको, तुलसी कबीर संत महान है। संस्कृति से संस्कृति हमारी हिंदी से हिंदुस्तान है। बिहारी केशव भूषण जैसे कवियों ने हिंदी अपनाई। हिंदी का महत्व बहुत है, बात ये सबको समझाई। यही कारण इन सब की विश्व में आज पहचान है। संस्कृति से संस्कृति हमारी हिंदी से हिंदुस्तान है ये भाषा जनमानस के जो हृदय से सबको जोड़ती है। पढ़ा जाए इतिहास तो ये सभ्यता की ओर मोड़ती है। हर हिंदुस्तानी के दिल में इसके लिए सम्मान है। संस्कृति से संस्कृति हमारी हिंदी से हिंदुस्तान है। बात करें जो लिपि की तो बात इसकी है। जैसा लिखे वैसा बोले, पुराना नाम इसका पाले है। गौतम बुद्ध की रचना का भी इसी भाषा में ज्ञान है। संस्कृति से संस्कृति हमारी हिंदी से हिंदुस्तान है। मुगल आए या आए गोरे, सबको मार भगाया था। सारा भारत जब आपस में हिंदी से जुड़ पाया था। तभी तो हिंदी भाषा में गाया जाता राष्ट्रगान है। संस्कृति से संस्कृति हमारी हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदी मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भ्राता है हिंदी जिसके कारण ही आपस में इनका नाता है। मिलजुल कर जो रहते तो भारत का होता निर्माण। संस्कृति से संस्कृति हमारे हिंदी से हिंदुस्तान। गान हिंदी में हम पढ़ना सीखे, हिंदी के गाते हैं, अपनाने में हम घबराते हैं। सारे देश के संचार साधनों के यही तो एक जान है। संस्कृति हमारी हिंदी है। छोड़ के हिंदी बोले इसी बात की हमें निराशा। सिखों ने भाषाओं पर अपना दुनिया हिंदी से हमारी शान है। संस्कृति से संस्कृति हमारी हिंदी से हिंदुस्तान है। अंत में मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि बिछड़ जाएंगे हमारे अपने हमसे, बिछड़ जाएंगे हमारे अपने हमसे, अगर अंग्रेजी जाएगी मिट जाएगा वजूद हमारा। अगर इस पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद अमित, बहुत अच्छी तरह से आपने हिंदी के महत्व को बताया। हम तो गाते रहे थे कि हिंदी भारत की गंगा है, और वो बात आपकी कविता में भी स्वरित हो रही है। मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो हिंदी के अलावा के विद्यार्थी जैसे आरती, किरण, आपका भी हार्दिक स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। और भी जो विद्यार्थी जिनका नाम मैं नहीं बोल पाया, उन सभी का स्वागत है। और अंग्रेजी विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर NR मेकवान से विनती है कि सर आप हमारे विद्यार्थियों को आशीर्वचन दीजिए। अभी आप निकल गए थे और नरेंद्र सर से मैंने कहा भी कि उनको जोड़ दो ताकि हमारे विद्यार्थी उनको सुनने के लिए लालायित है। तो सर, नीलेश मेकवान सर, आप हिंदी पखवाड़े के रूप में जो ऑनलाइन हमारा आज का ये कार्यक्रम है, उसमें आपका हिंदी विभाग हार्दिक स्वागत करता है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे कॉलेज के ज़्यादातर प्रोफेसर जुड़ गए।
और अब मैं चाहता हूँ मैकॉन सर हमारे विद्यार्थियों को आप आशीर्वचन में कुछ बताइए अच्छी सी बात है। डॉक्टर एन.आर. मैकॉन। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून। पहले पहले तो डॉक्टर मनीष गोहिल हिंदी विभाग के अध्यक्ष को बहुत सारी शुभेच्छा और अभिनंदन कि ये हिंदी पखवाड़िए के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अभी पता चला कि हिंदी पखवाड़िया है और ऐसे तो सब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं किया था मनीष सर ने कि ऑन विच सब्जेक्ट ही इज गोइंग टू अरेंज दिस वेबिनार। अच्छा रहता पता चलता तो ठीक है। कोई भी कार्यक्रम जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होता है तब कई सारी तैयारियां करनी पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशन मनीष सर को भी करनी पड़ती है और बच्चों को भी करनी पड़ती है। अभी मैंने एक लड़की को सुना, बहुत बढ़िया अपना वक्तव्य दिया है। ठीक है, तो हिंदी तो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, हम सबको अच्छी तरह से हिंदी बोलना आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इंग्लिश नहीं आती है, मेरा सब्जेक्ट है, मैं उसकी फेवर नहीं करूंगा, लेकिन बीइंग इंडियन हमें सबको अच्छी हिंदी बोलनी आनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारी नेशनल लैंग्वेज है। तो आपने जितने भी हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, जिसने हिंदी ऑप्ट किया है बीए में, उनके लिए भी अच्छा फ्यूचर है। ऐसा नहीं है कि हिंदी सब्जेक्ट रखने से आपको जॉब नहीं मिले। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर द हिंदी स्टूडेंट्स। तो आज का ये जो वेबिनार डॉक्टर मनीष गोयल ने आयोजन किया है, उनके लिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे दूसरे प्रोफेसर मित्र भी, मंडोरा सर, पटेल साहब, रत्नोतर साहब सब है, मैं देख रहा हूँ उनके नेम, तो उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ आपका, और आई एम रेडी, क्योंकि मेरे घर पे गेस्ट ही है, इसीलिए मैं ड्रॉप किया हुआ था बीच में। अभी भी गेस्ट है ही घर में, लेकिन मुझे आना ही पड़ेगा क्योंकि मनीष सर का दोस्त भी है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं और कीप अरेंजिंग सच प्रोग्राम्स मनीष सर। आप ऐसे प्रोग्राम रखिए क्योंकि स्टूडेंट्स भी और इन्वॉल्व कीजिए कि हमारे दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हिंदी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का विषय नहीं, ये सबका है। मेरा भी है, आपका है, हम सबका है। तो कोई अच्छे विषय पहले आप डिक्लेयर कर दीजिए कि ये विषय पे हम रखेंगे, तो क्या है कि हम चर्चा भी अच्छी तरह से कर सके, वी कैन प्रिपेयर ऑल्सो। ये तो क्या इमीडिएटली पता चला कि भाई चलो ये बात करने की है, तो पता नहीं लगा क्या बोलने का है, राइट? बोल तो सकते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट क्लियर है ना, तो ज्यादा अच्छी तरह से हम अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को भी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं, और खास करके मनीष सर को आज की जब तक चले प्रोग्राम में, मुझे निकलना ही पड़ेगा बिकॉज आई ऑलरेडी गेट गेस्ट है, तो शुभकामनाएं देता हूं मैं। और नेक्स्ट टाइम आप रखिए मनीष सर, और सब्जेक्ट आप इन एडवांस डिक्लेयर कर दीजिए, तो स्टूडेंट्स भी कुछ तैयारी कर सके, हमारे जैसे जो हमें हिंदी नहीं आती है हम भी कर सके कुछ तैयारी। ठीक है, तो गुड लक मनीष सर एंड ऑल द स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट। मित्रों, सभी सब्जेक्ट के लेक्चर चल रहे हैं, रेगुलरली चल रहे हैं, मेरे इंग्लिश के भी चल रहे हैं, मनीष सर भी रेगुलर लेक्चर ले रहे हैं। तो आपके मित्रों को भी आप बताइए कि भाई लेक्चर हिंदी के, इंग्लिश के, गुजराती के, इकोनॉमिक्स में चल रहे, तो ज्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आपकी एग्जाम होगी, आज नहीं कल नहीं, जब भी होगी तब आपको परीक्षा तो देनी पड़ेगी। तो आप सबके लेक्चर्स अटेंड करें। कैलेंडर में आपको मनीष सर का है यार, पटेल सर का है, मंडोरा सर का है, वो दिखाई देंगे। ठीक है, तो जैसे वेबिनार में भाग ले रहे, ऐसे आप सब हमारे रेगुलर जो क्लासेस चल रहे हैं उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच मनीष सर फॉर गिविंग मी टाइम टू स्पीक। ओके, एंड मुझे जाना पड़ेगा, फिर भी जो टाइम मिलता है तो मैं आई विल कम अगेन टू अटेंड द क्लास। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी टाइम एंड सॉरी फॉर लिविंग द क्लास। ओके, थैंक यू। एक मिनट आप मुझे सुनकर जाइए। हाँ जी सर, हाँ डॉक्टर जी सर। नीलेश मैकॉन ने जो बातें बताई बहुत ही काम की है और बहुत जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजी तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसके बिना तो नहीं चलने वाला है।
लेकिन जब भारत की पहचान होती है भारतीय के रूप में, तो हिंदी हमारी सबसे बड़ी पहचान है। आपने आपके वक्तव्य में ये भी बात बताई। और सर, आपने मुझे कहा कि कोई भी विषय के साथ हम रखेंगे तो एक अच्छा आपने एक रास्ता भी बताया कि आगे के समय में हम कोई ना कोई एक सब्जेक्ट को लेकर पूरी कॉलेज के हम सभी प्रोफेसर सारे विद्यार्थियों को जोड़कर एक अच्छा सा वेबिनार ऐसा ही एमएस टीम पर रखेंगे, ताकि राइट हमारा राइट। ये काम रिकॉर्डिंग जो गांधीनगर में बैठे हुए अधिकारी उनको भी दिखाई दे और हमारी कॉलेज और हमारे विद्यार्थियों की प्रशंसा होती रहे। खूब सही खूब बात है, सही आभार बात है। आपका सर। और आपने ये बात भी बहुत जरूरी बताई कि सब लोग ऑनलाइन टीचिंग जो प्लेटफॉर्म है उसमें जुड़े, क्योंकि ये फरियाद तो रहती है कि कम संख्या रहती है कई बार। तो सही ये बात। बहुत अच्छा बताया आपने कि यहाँ पर और भी विषय के विद्यार्थी है, वो लोग हाँ भी जी, हाँ जी। बैठे तो उनको भी पता चलेगा और वो अपने मित्रों को कहेंगे। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे खुशी हुई कि आप फिर से जुड़ गए। और मैं जानता हूँ कि अतिथि घर में है, तो आप उनके साथ भी बैठे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, एंड थैंक यू एवरीबॉडी। बाय बाय। और अब मैं आगे बुलाना चाहता हूँ BSM 3 के हमारे विद्यार्थी वनराज परमार को, जो अपनी बात रखने के लिए प्रस्तुत हो जाए। वनराज। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। मैं वनराज कुमार परमार, सेमेस्टर 3 हिंदी विषय का विद्यार्थी, श्रीमती RD शाह आर्ट्स एंड श्रीमती VD शाह कॉमर्स कॉलेज। आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ जुड़ने और बोलने का अवसर दिया। और मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे प्रोफेसर डॉक्टर मनीष गोयल जी जैसे गुरु मिले। इस पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताई। अर्थात गुरु और गोविंद भगवान एक साथ खड़े हो तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को या गोविंद को। ऐसी स्थिति में हमें गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाना उत्तम है, जिसके कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद यानी भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज मैं हमारे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और गरीबों की आवाज से लेखक श्री कमलेश्वर जी का जीवन परिचय दूंगा। हिंदी लेखक कमलेश्वर जी 20वीं सदी के सबसे सशक्त लेखकों में से एक समझे जाते हैं। कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंभ लेखन, फिल्म, पटकथा जैसी अनेक विद्याओं में उन्होंने अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय दिया। कमलेश्वर जी का लेखन केवल गंभीर साहित्य से जुड़ा नहीं रहा, बल्कि उनके लेखक के कई तरह के रंग देखने को मिलते हैं। कमलेश्वर जी का काम एक मानक के तौर पर देखा जाता रहा है। उन्होंने मुंबई में जो टीवी पत्रकारिता की वो बेहद मायने रखती है। कामगार विश्व नाम के कार्यक्रम में उन्होंने गरीबों, मजदूरों की पीड़ा को, उनकी दुनिया को अपनी आवाज दी। कमलेश्वर जी की अनेक कहानियों का उर्दू में भी अनुवाद हुआ है। कमलेश्वर जी का जन्म 6 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में हुआ था। उनका पूरा नाम कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना था। उन्होंने 1954 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में MA किया। उन्होंने फिल्मों के लिए पटकथाएं तो लिखी ही, उनके उपन्यासों पर फिल्में भी बनी है। आंधी, मौसम, सारा आकाश, रजनीगंधा, मिस्टर नटवरलाल, स्वतन, लैला, राम बलराम की पटकथाएं उनकी कलम से लिखी गई थी। लोकप्रिय टीवी सीरियल चंद्रकांता के अलावा दर्पण और एक कहानी जैसे धारावाहिकों की पटकथा लिखने वाले श्री कमलेश्वर जी ही रहे थे। उन्होंने कई वृत्त चित्रों और कार्यक्रमों का निर्देशन भी किया। उन्हें 1995 में कमलेश्वर जी को पद्म भूषण से नवाजा गया और 2003 में उन्हें कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वे जागरण और दैनिक भास्कर जैसे प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में संपादक भी रहे हैं। उन्होंने दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक जैसे महत्वपूर्ण दायित्व भी निभाया।
कमलेश्वर जी ने अपने 75 साल के जीवन में 12 उपन्यास, 17 कहानी संग्रह और करीब 100 फिल्मों की पटकथाएं लिखी। कमलेश्वर जी की अंतिम अधूरी रचना अंतिम सफर एक उपन्यास है, जिसे कमलेश्वर जी की पत्नी गायत्री कमलेश्वर जी के अनुरोध पर तेजपाल सिंह धामा ने पूरा किया। ये उनकी कुछ प्रख्यात उपन्यास है। एक सड़क 57 गलियां, तीसरा आदमी, डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान, अंतिम सफर। कमलेश्वर जी ने 99 फिल्मों के संवाद, कहानियां, पटकथा के लेखन का काम किया। ये उनके कुछ प्रसिद्ध फिल्मों के नाम है: सौतन की बेटी, यह देश, रंग बिरंगी, साजन की सहेली, मौसम। अपने जीवन काल में अलग अलग समय पर उन्होंने पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। विहान पत्रिका, नई कहानियां पत्रिका, कथा यात्रा पत्रिका, गंगा पत्रिका, इंगति पत्रिका, श्री वर्षा पत्रिका। कमलेश्वर जी ने 300 से अधिक कहानियां लिखी। ये उनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं: राजा निर्बंसिया, मांस का दरिया, नीली झील, तलाश, बयान, नागमणि, अपना एकांत, आसक्ति, जिंदा मुर्दे, धोरज पंचम की नाक, मुर्दों की दुनिया, कस्बे का आदमी, स्मारक। और उन्होंने अपने जीवन काल में 3 नाटक भी लिखे हैं: अधूरी आवाज, रेत पर लिखे नाम, हिंदुस्तान हमारा। 27 जनवरी 2007 74 वर्ष की आयु में उनका फरीदाबाद में निधन हुआ और हमने हमारे हिंदी साहित्य के एक उम्दा लेखक को खो दिया। अस्तु, थैंक यू सर। बहुत खूब वनराज, आपने जिस साहित्यकार का परिचय किया है वो BSM 5 में पढ़ाई में भी है और मुझे खुशी हुई कि आपने ऐसे साहित्यकार को पसंद किया तैयारी में कि जो आपके लिए जानकारी वाला है और हमारे BSM 5 के विद्यार्थियों को और जानकारी मिल सकती है और BSM 5 के विद्यार्थियों को भी खुशी होगी कि चलो सेम 3 के एक विद्यार्थी ने BSM 5 के विषय को प्रस्तुत किया। बहुत खूब। मुझे मित्रों बताने में बहुत हर्ष भी हो रहा है कि वनराज है और भी जो लड़कियां हैं और कुछ लड़के जो अपना खुद का काम करते हुए भी ऑनलाइन टीचिंग में जुड़े रहते हैं। जैसे वनराज तो कभी पद यात्रा पे होता है, कभी अपनी भैंसों को चराने निकलता है तो भी वहां से क्लास अटेंड करता है। और मीना है, हिरव है, ये सब ऐसे है कि जो अपने परिवार में अपने बच्चों को लेकर भी पढ़ाई करते हैं। मुझे बहुत गर्व और खुशी हो रही है कि आप लोग पढ़ाई को छोड़ते नहीं हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कि आप लोग जुड़ते रहते। आपके घर में बहुत कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो अनुकूल नहीं होती पढ़ने के लिए, फिर भी जुड़ते हैं। और वनराज ने तो मुझे बताया है कि कभी वो बस में बैठा है तो भी उसने मेरे लेक्चर को ऑन किया है। कभी वो अपनी भैंसों को चरा रहा था 2 दिन पहले, उसने खुद बताया कि सर देखिए मैं भैंसे चरा रहा हूँ और वो हमसे जुड़ा है। तो मीना है, वो अपने घर में अपने परिवार में, हिरल अपने बच्चों के साथ पढ़ रही है। बहुत अच्छा लगता है। चलिए ऐसे ही आप उत्साह बनाकर रखो पढ़ने का और लोगों को इंस्पायर करोगे, आप उनको भी आप तैयार करोगे कि चलो इतनी और सुविधा में भी जब पढ़ाई कर सकते हैं लोग तो सुविधा जिनके पास है वो तो जरूर कर सकता है ना पढ़ाई। और आपने बहुत अच्छी तरह से इन बातों को आपके एक साहित्यकार के परिचय में रखा। अब मैं बुलाना चाहता हूँ हमारी सेम 5 की राधिका जो हिंदी के महत्व को कुछ अलग अंदाज में प्रस्तुत करने वाली है। आप सभी विद्यार्थियों को मैं कहूँगा कि आप खास सुनिए, उसने बहुत मेहनत से एक तैयार किया है। सोलंकी राधिका बहन। नमस्ते सभी को। आज जश्न है भाषा का, आज जश्न है हिंदी का। एक साहित्यिक आयोजन में सभागार के बाहर ही एक कुर्सी व मेज लिए कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के नाम, पते और हस्ताक्षर करवाने एक व्यक्ति बैठा था। सभी लोगों से भीतर दाखिल होने से पहले वो ये सारी जानकारी लिखने हेतु निवेदन कर रहा था।
ऐश्वर्या ने भी अपनी बारी आने पर दाखिल होने से पहले ये सारी जानकारी लिख ली। कुर्सी पर बैठे व्यक्ति ने एक नजर पन्ने पर डाली, जहां सारे अंग्रेजी नामों के बीच ऐश्वर्या का नाम हिंदी में चमक रहा था। फिर इस व्यक्ति ने ऐश्वर्या की ओर देखा। उस व्यक्ति के अनकहे सवालों का निगाहों से पढ़कर ऐश्वर्या ने बस इतना ही कहा, जी मुझे हिंदी आती है, और गर्व के साथ सभागार में दाखिल हो गई, जहां मंच पर बड़े बड़े अक्षरों में इस कार्यक्रम का विषय लिखा गया था, और वह विषय था अपनी हिंदी कैसे बचाइए। मैं सोलंकी राधिका यहाँ उपस्थित माननीय प्रधानाचार्य, अध्यापक, गुरुजन वर्ग और मेरे सभी प्रिय दोस्तों को हिंदी दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ। अभी अभी मैंने जिस साहित्यिक कार्यक्रम का आप सभी से जिक्र किया, जिसका विषय था अपनी हिंदी कैसे बचाइए, इस प्रश्न का उत्तर हमें ऐश्वर्या ने दे दिया, लेकिन उससे जुड़े ऐसे कई और प्रश्न हैं जिसका उत्तर हमें नहीं पता है। बताइए, आप में से कितने लोगों को हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य पता है? बताइए। मैं डंके की चोट पर यह बात कह सकती हूँ, यहाँ उपस्थित अधिकतर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। इस दिन का जश्न मनाने का उद्देश्य हिंदी भाषा को महत्व देना, इस हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए और जोड़ने के लिए आसान हो। भाषा ऐसी हो जो लोगों को एक साथ जोड़ सके, और ऐसी ही एक भाषा है हमारी हिंदी भाषा। भारत एक विशाल देश है। यहाँ लगभग प्रत्येक प्रांत की एक अपनी विशेष भाषा है। इन सभी में हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार इस विशाल देश को एकता के सूत्र में बांधने का उत्तरदायित्व हिंदी भाषा को दिया गया है। तरह तरह के फूलों को एक धागे में गूंथकर एक माला बनाई जाती है। फूलों की अनेकता को एकता में एक धागा बदल देता है। भले ही भारत देश की विविध प्रांतों की भाषा में बहुत ही अंतर है, फिर भी ये सारी प्रांत हिंदी भाषा के एक धागे में गूंथे हुए हैं। हिंदी भाषा हमें हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं, बल्कि हमारी पहचान है। सच, एकता की जान है, हिंदी देश की शान है, सबको करती एक समान, हिंदी भाषा है बड़ी महान। हिंदी भाषा भारत की एकता की भाषा है। इतना ही नहीं, आज विदेशों के लोगों में भी हिंदी का बहुत आकर्षण है। वे भी काफी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। उसका उदाहरण देते हुए मैं आप सभी को जापान जैसे विकसित देश की राजधानी टोक्यो शहर में रहने वाले श्रीमान कोहे से आप सभी का परिचय करवाना चाहती हूँ। श्रीमान कोहे जाने माने यूट्यूबर्स हैं, जिन्हें हमारी हिंदी भाषा बहुत ही पसंद है। अपने सारे यूट्यूब वीडियो में हिंदी में ही वार्तालाप करते हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है वे काफी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। और दूसरा उदाहरण यह है कि अमेरिका जैसे विकसित देश में भी एक हाई स्कूल है, जहां सप्ताह के शुक्रवार को पूरी जगह हिंदी पढ़ाई जाती है। आप सभी को समय मिले तो जरूर इस दोनों चैनल देखना। दोस्तों, यह बात आप सभी तक पहुंचाने का एक ही उद्देश्य था। आप साफ मतलब यह बनता है, आज के अंग्रेजी युग में भी विदेशों में हिंदी के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, तो हम तो हिंदुस्तानी है, भारत देश के निवासी है, हम क्यों पीछे रहे। हिंदी एक समृद्ध भाषा है। इस भाषा में हमारे देश की मिट्टी की महक और देश की संस्कृति और मूल्यों का प्रतिबिंब है। आज के आधुनिक युग से जुड़ने के लिए अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन इस वजह से अपनी राष्ट्रीय भाषा हिंदी को नहीं भूल सकते, और हमें भूलना भी नहीं चाहिए। एक हिंदुस्तानी होने के नाते पर हिंदी भाषा को बढ़ावा देना हमारा कर्तव्य है।
और अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ, लगा रहे प्रेम हिंदी में, पढ़ूं हिंदी, लिखूं हिंदी, चलन हिंदी, चलूं मैं हिंदी, पहनना उड़ना खाना हिंदी। थैंक यू सर। बहुत बहुत अच्छे राधिका, खुशी है कि आपकी नासाज तबीयत है, आपने मुझे बताया, फिर भी आपने अच्छी तरह से बोला, मुझे बहुत खुशी हुई। क्योंकि मित्रों, आपको बताऊं कि राधिका ने फोन से बताया था कि उनकी थोड़ी तबीयत यानी सर्दी के कारण, और कोई कारण नहीं, जुकाम की वजह से, तो वो थोड़ा संकोच में थी। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, बोलना तो है, और हमारा ही परिवार है, कोई दिक्कत नहीं है। राधिका, बहुत सुंदर, आपने अच्छी तरह से समझाया कि किस तरह से हिंदी का महत्व है। और यूट्यूबर जो जापानी सेको है, उनके उदाहरण को लेकर आपने भी बताया कि जानने को मिलता है कि हिंदी मात्र भारत के लोग नहीं बोलते, लेकिन दूसरे देश के लोगों को भी हिंदी बहुत प्रिय है और वो बोलते हैं, और उसमें उनका योगदान भी है। आइए, अब मैं एक ऐसे स्टूडेंट से आपका परिचय करवाता हूँ सभी को, जो बहुत अच्छी तरह से बैलेंस कर रही है जिंदगी में अपने परिवार के साथ और पढ़ाई के साथ। ऐसे हमारे हिरल वाला जो DSM 3 की है, उन्होंने भी बड़े उत्साह के साथ तैयारी की है, और उन्होंने जो तैयारी की है वो हम सब आज सुनते हैं। हिरल, आप आइए और हम सबको हिंदी के महत्व में जो आपने कहानी पसंद की उसका हमें सारांश भी बताइए और महत्व भी बताइए। हिरल वाला। गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून। मेरे गुरुजनों और मेरे साथी मित्रों, मनीष सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है वाड़ा हिरल, मैं BSM 3 में हूँ। मेरा हिंदी विषय का प्रोफेसर श्री डॉक्टर मनीष सर, जिन्होंने मुझे आज इस प्रोग्राम में बोलने का अवसर दिया है, इसलिए मैं दिल से उनका आभार मानती हूँ। चंदन सा आदर कुमकुम सी आस्था, चंदन सा आदर कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम शब्दों का समर्पण, पुष्पों सा प्रेम शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरा आज का वक्तव्य का विषय है मुंशी प्रेमचंद की कहानियां, जिन्होंने एक कहानी है बड़े घर की बेटी। मुंशी प्रेमचंद ने बड़े घर की बेटी कहानी का नाम क्यों रखा है? मुंशी प्रेमचंद ने एक लड़की है जो आनंदी एक खानदान घर की लड़की है, समझदार लड़की है, संस्कारी लड़की है, जो अपने ससुराल में मिडिल क्लास फैमिली में उनकी शादी हुई है, मध्यम परिवार में है, फिर भी आनंदी उस घर में अच्छी तरह से ढल जाती है। ऐसी बात को लेकर मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी को बड़े घर की बेटी नाम दिया है। बैनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के एक जमींदार थे। उनके पिता की परिस्थिति बहुत अमीर थी। आज उनकी परिस्थिति पूरी बदल चुकी है। आज उनकी ईयरली इनकम 1000 रुपये है। घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा है। बैनी माधव सिंह के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम है श्रीखंड सिंह और दूसरे बेटे का नाम है लाल बिहारी सिंह। श्रीखंड सिंह जो है वो पढ़े लिखे में ज्यादा होशियार है, मेहनत कर BA की डिग्री पास की है। और जो दूसरा बेटा है लाल बिहारी सिंह, वो पढ़ने में ज्यादा ध्यान नहीं देता और मौज मस्ती में ज्यादा ध्यान देता है। आनंदी की शादी श्रीखंड सिंह के साथ होती है। श्रीखंड सिंह वो ज्यादा औरतों को ज्यादा मान सम्मान देता है, धार्मिकता में मानता है, पूजा पाठ भी ध्यान से करता है। एक दिन दोपहर के समय में लाल बिहारी सिंह चिड़िया लेकर आया और कहता है कि भाभी मुझे चिड़िया पका दो, मुझे जोरों से भूख लगी है। आनंदी ऑलरेडी भोजन बना चुकी थी, फिर भी आनंदी ने मना नहीं किया और भोजन पकाने के लिए बैठ गई। आनंदी ने भोजन पका दिया और लाल बिहारी सिंह खाने के लिए बैठ गया।
लाल बिहारी सिंह कहता है कि मुझे थोड़ा सा घी चाहिए। आनंदी कहती है कि मैंने पूरा घी मांस में डाल दिया है, घी तो बिल्कुल नहीं है। इस बात को सुनकर लाल बिहारी सिंह को ज्यादा गुस्सा आया और आनंदी को कहने लगा कि मैं परसों तो घी लाया हूँ, फिर भी आप क्यों ऐसे कह रहे हैं तो घी नहीं है क्या? आपके मायके में घी की नदियां बहती है? आनंदी को इस बात को ध्यान में लेकर ज्यादा गुस्सा आनंदी को आया और वो आनंदी भी कहने लगी, हाँ मेरे मायके में घी की नदियां बहती है क्या? आपके महीने के घी मेरे मायके में एक दिन में नौकर चाकर खाते हैं। इस बात को सुनकर लाल बिहारी सिंह को ज्यादा गुस्सा आया और लाल बिहारी सिंह ने खाने की थाली फेंक दी और जोरों से उठकर आनंदी को मारने की कोशिश की। इस बात पर आनंदी को गुस्सा ज्यादा सातवें आसमान तक पहुंच गया और आनंदी ने कहा कि आपके भाई को आने दो, मैं उनके सभी बात बताऊंगी। अब शनिवार को जब शेखर सिंह घर पे आया तो वो उन्हें सब बात सुनाई शेखर सिंह को आनंदी ने, और इस बात को ध्यान में लेकर शेखर सिंह को भी ज्यादा गुस्सा आया और अपने पिता के पास जाकर बोला कि अब मुझे इस घर में रहना नहीं है। जिस घर में औरत का मान सम्मान नहीं होता, इस घर में रहना मेरा कोई अधिकार नहीं है। इस बात को सुनकर लाल बिहारी सिंह आया और उन्होंने भी किया कि अब तेरा मुंह मुझे मत दिखाना, क्योंकि आपको जिस घर में औरत का सम्मान नहीं है उस घर में आपका भी रहना कोई अधिकार नहीं है। इस बात को सुनकर जब इस बात को आनंदी ने सुनी तो आनंदी को मन में पछतावा होता है कि इस बात को मैंने लंबी नहीं करनी थी, फिर भी मैंने क्यों ऐसा कर दिया। अब तो दोनों भाई एक बीजा से अलग होने का वादा करता है और आनंदी अब तो पछतावा करती है कि मुझे ऐसा नहीं करना था। अब तो आनंदी उनके देवर को मना रही है कि लाला आपको कहीं नहीं जाना है, आपकी मेरी कसम है, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा आनंदी लाल बिहारी सिंह को कहता है। लाल बिहारी सिंह कहते हैं कि भाभी मुझे अब इस घर में नहीं रहना है, इस घर में रहना मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैंने ऐसा क्यों किया। अब तो आनंदी कहते हैं कि नहीं आपको नहीं रहना है और शेखर से भी कहता है कि इस घर में से कोई किसी को कहीं भी नहीं जाना है, सब मिलजुल के रहना है। और आनंदी कहती है कि नहीं आपको किधर जाना नहीं है, आप सभी को इधर रहना है। और इस कहानी में आनंदी ने अपने पति के घर टूटने से बचाया है और जुड़ कर रखा है। तो ऐसी लड़कियां का विचार ऐसा होता है तो सभी का किसी का घर टूटता नहीं है और सबका घर में अच्छी तरह से लोग मिलजुल कर रहता है। तो ऐसा नहीं है कि जो अमीर घर की लड़की है वही बड़े घर की बेटी कहलाती है, मगर जिनका विचार अच्छा है, संस्कार अच्छा है, वो सभी लड़कियों को बड़े घर की बेटी कहलाती है। तो आज वो बड़े घर की बेटी की कहानी मैंने सुनाई। चाहे ईश्वर अल्लाह रब खुदा का नाम लेती हूँ, मगर दिलों में अमन को अपनी आवाम करती हूँ। मेरी इन नसीहतों को मैं भी जीवन में उतारूंगी। इस वादे के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ। अस्तु। धन्यवाद सेजल, बहुत अच्छा आपने मौलिकता से इसको प्रस्तुत किया। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग तैयारी करके फिर अपने शब्दों में अपने वाक्यों में ये बताते हो, ये हमें पता भी चल जाता है। तो ये मुझे यही चाहिए कि आप सारांश को सारांश की तरह बताते हैं तो वो एक रोचकता रहती है और सामने हम जो सुनते हैं उनको भी मजा आता है। और अब मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ BSM 5 के वाघेला विजय को, जो अपने ही संत कवि को लेकर बात करने चाहते हैं कि हिंदी मात्रा आधुनिक कैसे बनी, लेकिन उसका मुख्य मदार तो हमारा जो आदिकाल है वहां से शुरू होता है। तो आइए विजय, आप आपकी बात रखिए। सभी अध्यापकों और मेरे दोस्त मित्रों को नमस्कार। पहले तो मैं मनीष सर को सर आपको धन्यवाद कहूँगा क्योंकि आप इस हिंदी
पखवाड़िए के प्रोग्राम से सभी सर को मैं देख पाया और कई महीनों से मैंने सभी सर को देखा, इसलिए थैंक यू सर। तो मैं आपके साथ कबीर जी की कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा जो आप ध्यान से सुने, ऐसी मेरी अपेक्षा है। कबीर जी का नाम तो आपने सुना ही होगा और उनके बारे में भी सुना होगा, लेकिन उनकी कुछ महत्व बातें आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कबीर जी का हिंदी साहित्य में महिमा पंडित व्यक्तित्व है। कबीर के जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। कुछ लोगों के अनुसार वे रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी के एक विधवा ब्राह्मण के गर्भ से पैदा हुए थे, जिसको वो भूल से रामानंद जी ने पुत्रवधी होने का आशीर्वाद दे दिया था। ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को लहरतारा ताल के पास फेंक आई थी। कबीर के माता पिता के विषय में एक राय निश्चित ही है कि कबीर नीमा और नीरू की वास्तविक संतानें थे या नहीं। नीमा और नीरू के केवल इनका पालन पोषण नहीं किया था। कहा जाता है कि नीरू जुलाई को यह बच्चा लहरतारा ताल पर पड़ा हुआ पाया, जिसे वह अपने ले आया और उनका पालन पोषण किया। बाद में यही बालक कबीर कहलाया। कबीर ने स्वयं को जलाई के रूप में प्रस्तुत किया। जाति जुला नाम कबीरा, बनी बनी फिरे उदासी। तो कबीर के पंथों की मान्यता है कि कबीर की उत्पत्ति काशी के लहरतारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि कबीर का जन्म से मुसलमान और युवा से स्वामी रामानंद जी के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म का ज्ञान हुआ। एक दिन कबीर पंचगंगा के घाट पर सीढ़ियों पर गिर पड़े। रामानंद जी उसी समय गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों उतर रहे थे कि उनका पैर कबीर के सर पर उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और राम जी चेत आए। अन्य जनश्रुतियों के ज्ञान होता है कि कबीर के हिंदू मुसलमान का भेद मिटा कर हिंदू भक्तों का मुसलमान फकीरों का सत्संग किया और दूसरी अच्छी बातों का आत्मसात किया। जनश्रुतियों के अनुसार कबीर ने एक पुत्र कलम और तथा पुत्री कलामी थी। इतने लोगों की परवरिश करने के लिए उन्हें अपने घर कर्जे काफी काम करना पड़ता था। साधु संतों का तो घर में जमावड़ा रहता ही था। कबीर को कबीर पंथ के बाल ब्रह्मचारी पर वीराणी माना जाता है। इस पंथ के अनुसार कामायत्य उनका शिष्य था और कमाली तथा लोई उनकी शिष्या। लोई शब्द का प्रयोग कबीर ने एक जगह के कंबल के रूप में भी किया है। वस्तुतः कबीर की पत्नी और संतान दोनों थे। एक जगह लोई को पुकार कर कबीर कहते हैं कि कहत कबीर सुनहु रे लोही, कहत कबीर सुनहु रे लोही, हरि बिन राखत न कोई। तो कबीर पढ़े लिखे तो नहीं थे, मसी कागज छो नहीं, कलम गही न हाथ। तो उन्होंने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे थे, मुंह से भागे और उनके शिष्यों ने उसे लिख लिया। आपके समस्त विचारों में रामान की महिमा प्रतिध्वनित होती है। वे एक ही ईश्वर को मानते हैं और कर्मकांड के घोर विरोधी थे। अवतार, मूर्ति, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर आदि को नहीं मानते थे। कबीर के नाम से मिले ग्रंथों की संख्या भिन्न भिन्न नामों से मिले भिन्न भिन्न लेखों में अनुसार भिन्न भिन्न है। एच विलियम के अनुसार कबीर के नाम पर 8 ग्रंथों की सूची प्रस्तुत रामदास और गौड़ ने हिंदुत्व के 71 गिनाई है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इनके 3 भाग है, रमेनी, शबद और साखी। यह पंजाबी, राजस्थान, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी
ब्रज भाषा आदि कई भाषाओं की खिचड़ी है। कबीर का एक दोहा आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। सब धरती कागज करूँ, लेखनी सब वनराज। सब धरती कागज करूँ, लेखनी सब वनराज। सात समुद्र की मसी करूँ, गुरु 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 गुण लिख न जाए। तो कबीर जी इस दोहे में कहते हैं कि अगर मैं इस पूरी धरती के बराबर बड़ा कागज बनाऊं और दुनिया के सभी वृक्षों की कलम बना लूं और सातों समुद्र के बराबर साई बना लूं तो भी गुरु की गुणों को लिखना संभव नहीं है। गुरु की गुणा संभव नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि कबीर के जन्म से अनेक मतभेद है और सर इतना ही। थैंक यू, बहुत खूब विजय, और बहुत अच्छी तरह से तुमने कबीर के जन्म की बातों को रखा। आज हमने कबीर के दो पक्ष देखे, उनके जन्म को लेकर, और मीना ने उनके अलग अलग पदों की बात बताई। अद्भुत। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ प्रजापति दर्शन कुमार को, जो हमें साहित्यकार प्रेमचंद जी के एक नए रूप को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी मौजूदता के साथ। प्रजापति दर्शन। सबको प्रणाम। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। आज हमारे इस वेबिनार में उपस्थित सभी गुरुजन तथा इसके द्वारा और जिसके ज्ञान की वृद्धि के लिए इस वेबिनार का आयोजन किया गया है, ऐसे मेरे प्रिय छात्रों बंधुओं, सबको हिंदी दिवस पखवाड़िया की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत इन 4 पंक्तियों के द्वारा करना चाहूंगा कि जिसमें है मैंने ख्वाब बुने, जिसमें है मैंने ख्वाब बुने, जिससे जुड़ी मेरी हर आशा है, जिससे मुझे पहचान मिलेगी, वो मेरी हिंदी भाषा है। मेरे शब्दों में कहूँ तो हिंदी इंसान को इंसान बनाने वाली भाषा है। हमारे साहित्यकारों ने अपनी कलम के द्वारा समाज के आडंबरों का विरोध तो किया ही है, पर साथ ही साथ हमारे देश को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे साहित्यकारों द्वारा रचित देशभक्ति की रचनाओं के द्वारा उस वक्त हमारे युवा जनों के अंदर देशभक्ति की भावना उत्पन्न की। मैं अपने शब्दों में कहूँ तो हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। आज मैं आप सबके समक्ष हमारे हिंदी साहित्य के कलम के सिपाही कहे जाने वाले श्री मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी की चर्चा अपने शब्दों में करना चाहूंगा। कहानी का शीर्षक है नाइरेश्य लीला। कहानी में मुख्य 3 पात्र है, पंडित हृदयनाथ, उनकी पत्नी जागेश्वरी और उनकी एकलौती पुत्री कैलाश कुमारी। पंडित हृदयनाथ अयोध्या के एक सम्मानित पुरुष है। उनकी नजर में समाज एक ऐसा भयानक भूत है कि अगर उसे रुष्ट किया तो जान की खैर नहीं। उनकी पुत्री कैलाश कुमारी का विवाह 13 साल की छोटी उम्र में हो जाता है, लेकिन विवाह के 2-3 साल में ही वो विधवा होती है, यानी कि उसका पति का निधन हो जाता है। यह बात पंडित हृदयनाथ के घर में पता चलती है। पंडित हृदयनाथ और जागेश्वरी के घर में मातम पसर जाता है। पंडित जी और जागेश्वरी रोते रहते हैं। उनको देखकर कैलाश कुमारी भी रोती है। वो रोती है इसलिए कि उनके माता पिता रो रहे हैं। उसको इस चीज का ज्ञात नहीं है कि पति क्या है, संसार क्या है, इन सब चीजों का उसे कोई मतलब ही नहीं है। वो फिर एक समय ऐसा आता है कि वो अपने माता पिता को इसी तरह रोते हुए नहीं देख सकती, तो अपने एक कमरे में रहती है और उसमें ही अपनी पढ़ाई या खेलती रहती है। लेकिन यहाँ दिक्कत होती है कि उसके माता पिता इस चीज का गलत अर्थ निकालते हैं। उनको लगता है कि बेटी सदमे में है, तो वो लोग बैठ के एक निर्णय लेते हैं कि अपनी बेटी को
कुछ मनोरंजन की चीजें दी जाए ताकि उसका मन हल्का हो जाए, वो व्यवस्थित स्थिति में आ जाए। तो उसके लिए ग्रामोफोन मंगवाया जाता है, उसे थिएटर दिखाने ले जाते हैं, थिएटर से फिर सिनेमा दिखाना शुरू करते हैं। इसी तरह उसे किसी न किसी एक्टिविटी से उसका मन बहलाया जाता है, उसको शाम के वक्त बाहर घुमाने ले जाते हैं। इसी तरह समय बीतता रहता है। कैलाश कुमारी को भी अब इस भोग विलास की वस्तुओं का आदत हो जाती है, वो इन चीजों से नहीं रह सकती। इसी तरह 2 साल का समय बीत जाता है। बेशक हमारे समाज की तो आपको पता ही है, अपनी विधवा पुत्री को इस तरह के प्यार करने पर पंडित जी और उनकी पत्नी के विरुद्ध बातें होने लगती है। समाज में विरोध होता है कि एक पुत्री विधवा है, उससे ये भोग विलास की चीजें वस्तुएं अच्छी नहीं है, उससे आप धार्मिक पुस्तकें और आध्यात्मिक के रास्ते पर ले जाओ। तो पंडित जी दर्शन का माइक्रोफोन ऑफ हो गया है। आवाज आ रही है सर? हाँ भाई। इस एक विधवा पुत्री को भोग विलास की वस्तुएं अच्छी नहीं है। गांव वाले और समाज वाले बोलते हैं कि अपनी पुत्री को भोग विलास के रास्ते से आध्यात्मिक रास्ते पर लेके आओ। तो पंडित जी अब उसे रोज कोई ना कोई धार्मिक पुस्तक सुनाते। फिर जागेश्वरी उसे हर शाम की तरह घूमने ले जाने की जगह उसे गंगा स्नान के लिए ले जाते थे। शुरू में तो कैलाश कुमारी को ये सब चीजें थोड़ी खलती है, लेकिन वो धीरे धीरे इसमें ढल जाती है। थोड़े दिन बाद एक साधु महात्मा के द्वारा उसे दीक्षा दी जाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। कैलाश कुमारी अब आध्यात्मिक रास्ते पे इतना ज्ञान उसे मिल जाता है कि कोई अच्छे आध्यात्मिक गुरु के सामने आध्यात्मिक विषय के साथ बहस करना अच्छे से वो बहस कर सकती है। ये समय बीतता रहता है, 3 साल हो जाते हैं। कैलाश कुमारी अब संसार से विगत हो गई है, उससे संन्यास लेना है। इस बात का घर में पता चलता है, घर में से मोहल्ले गांव समाज में पता चलता है। तो फिर से इस चीज का विरोध होता है। फिर से समाज वाले आते हैं और समझाते हैं पंडित हृदयनाथ को कि अपनी बेटी को आध्यात्मिक जीवन से हटाकर शिक्षा के विषय में लगाओ। एक विधवा है तो उससे शिक्षा का काम लिया जाए। पंडित जी फिर से उसको एक नए रास्ते पे ले जाते हैं। उसको एक छोटी सी पाठशाला खुलवा के देते हैं। मोहल्ले के गांव के बच्चे आके पढ़ते हैं, खिलौने पुस्तकें आदि लाते हैं, पाठशाला शुरू होती है। कैलाश कुमारी इसमें भी अपना मन लगा के काम करती है, मोहल्ले के बच्चों के साथ घुल मिल जाती है, उसको पढ़ाती है। कभी कोई बच्चा बीमार हो जाए या उसकी हालत खराब हो जाए तो उसके घर जाती है, देखभाल करती है, हालचाल पूछती है। इसमें भी थोड़े समय बाद इसमें भी दिक्कतें आने लगती है। समाज मोहल्ले वाले इसमें भी बातें बनाने लगते हैं कि एक विधवा को इसी तरह किसी के घर पे जाना आना बाहर घूमना ये सब अच्छा नहीं। तो धीरे धीरे पाठशाला भी पंडित जी को बंद करनी पड़ती है। लेकिन इस बार कैलाश कुमारी चुप नहीं बैठती है, वो इस बात का विरोध करती है और बोलती है कि अगर मैं आप लोगों के लिए इतने ही मुसीबत हूँ तो मुझे विष दे दीजिए। और कैलाश कुमारी सबसे दूर हो जाती है। धीरे धीरे वो सालों से रखती आ रही एकादशी का व्रत रखना बंद कर देती है। थोड़े ही दिनों में तीज का त्योहार आता है। सुहागन स्त्रियों के साथ विधवा स्त्रियों को भी ये व्रत रखना होता है। कैलाश कुमारी इस बार ये व्रत नहीं रखती है और रंग बिरंगी कपड़े गहने चूड़ी आदि पहन लेती है। इस चीज की मोहल्ले वालों को पता चलता है, मोहल्ले में से गांव वालों को पता है, इसका विरोध होता है। पंडित जी और उनकी पत्नी जागेश्वरी के ऊपर एक नई मुसीबत आती है। फिर शाम के वक्त दोनों बैठते हैं, बातें करते, क्या रास्ता निकाले। जो रास्ता निकालते थोड़े समय बाद वो एक नई मुसीबत के रूप में सामने आ जाता है। यहीं पर पंडित हृदयनाथ जी एक वाक्य बोलते हैं कि रास्ता तो है एक, लेकिन उसे मैं अपनी जबान से बयां नहीं कर सकता। और इसी वाक्य के साथ प्रेमचंद जी इस कहानी का अंत करते हैं। हमने कहानी सुनी तो हमें थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि पंडित जी के लास्ट अंत में जो वाक्य बोले उसका अर्थ क्या है। फिर यहाँ इस कहानी में हमने देखा कि कैलाश कुमारी एक ऐसा पात्र है जो हवा के तरह है, हवा के झोंकों की तरह उसे जिधर मोड़ लेते उधर वो मोड़ जाती है। इस कहानी का चयन मैंने इसलिए किया कि हम विद्यार्थी जीवन में ये कहानी बहुत अहम है। ऐसी सिचुएशन जैसा समय कैलाश कुमारी का है ऐसा ही इस वक्त हमारा भी होगा, किसी ना किसी का रहता ही है। हम जो भी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, जॉब करेंगे, कुछ भी करेंगे, विरोध होगा।
लेकिन हमें उससे डरना नहीं चाहिए, उसे अपने फुल मेहनत के साथ उसे सिद्ध करना चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी, हाल ही में 1.5 महीने पहले यूपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। उसमें 2 बार ट्राई करने के बाद इस बार भी थोड़े से मार्क्स के लिए रह जाने वाला एक लड़का, जो 2-3 सालों की मेहनत, रातों को जाके इतनी मेहनत करना, वहां तक कि उसका सिलेबस इतना कठिन है, इन सबसे नहीं आता है, लेकिन थोड़े अंकों से उसका सिलेक्शन नहीं होता है और घर वाले पड़ोस वालों के तानों से वो अपनी जिंदगी से हार जाता है और आत्महत्या कर लेता है। इस बात से हमें यही सीखने मिलता है कि हम जो कुछ भी करेंगे सबको अच्छा नहीं लगेगा, ज्यादातर लोगों को बुरा ही लगेगी। चाहे आप जाके हिमालय चढ़ जाओ, लेकिन जिसको बुरा लगेगा उसको बुरा लगेगा ही, जिसको विरोध करना है वो विरोध करेगा ही। हमें हमारी फील्ड में, हमें हमारे रास्तों पे एकदम अड़ग रह के अपना काम करना चाहिए, अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य का अंत करूंगा और सबका धन्यवाद चाहूंगा कि हमारे हिंदी के अलावा बाकी के भी स्टूडेंट यहाँ आए और हमारे इस एक नए प्रयोग को सफल बनाया, इसलिए सबका धन्यवाद। बहुत खूब दर्शन, बहुत अच्छी बात बोली कि हमें अपने काम के लिए पुरुषार्थ करते ही रहना चाहिए। मुझे कुछ पंक्तियां याद आती है जो जरूर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहा अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने। यह आप सबके लिए मित्रों, जो भी दर्शन ने जो बात कही ना कि समाज तो बोलने ही वाला है और वो बोलेगा तो अच्छा बोलेगा ही नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या होता है कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहा अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमां बाकी है। मित्रों, आपके लिए तो अभी पूरा आसमान खाली पड़ा है और आपकी छलांग तो वहां आसमान तक होनी चाहिए। इतना आप आगे बढ़ो और उतना आगे बढ़ो कि आसमान को भी आप छू लो। और वही बात दर्शन के वक्तव्य में भी दिखाई दी। बहुत अच्छी तरह से प्रेमचंद जी की कहानी का आपने अपनी भाषा में एक रसास्वादन और मूल्यांकन किया। ये दृष्टि आप लोगों में आनी चाहिए कि कोई भी रचना को आप किस तरह से मूल्यांकित करते हैं, वो आप में है। मैं करता हूँ वो अलग दृष्टि से करता हूँ, आप करेंगे तो आपकी दृष्टि। ये जब आप सीख लेते हैं जिस बार, तब आप साहित्य को अच्छी तरह से समझने लग जाते हैं, जिंदगी के कई प्रश्नों को समझने लग जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हिंदी के साथ साथ अन्य विषय के स्टूडेंट्स भी इस वेबिनार में जुड़े हैं और मैं चाहता हूँ कि आपको हमारा ये वेबिनार बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आप अगर प्रतिक्रिया देंगे तो और मेरे इन विद्यार्थियों का उत्साह भी बढ़ेगा। तो मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप में से अगर जो लोग हैं वो प्रतिभाव के रूप में अपने विचार रखकर बताएंगे कि कैसा लगा हमारा ये आज का एक नया कार्यक्रम, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी हमें आपके विचार बताएंगे।